नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज के जो कहानी हमें शेयर किए हैं, हमें भेजे हैं, उनका नाम सुनील है। और सुनील जी की ये कहानी थोड़ी पुरानी है। सुनील जी झारखंड के रहने वाले हैं और एक ट्रक ड्राइवर थे जब उनके साथ ये घटना घटी थी। ये घटना लगभग 2015 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, मेरे इस चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ हमने डाली हुई है, तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उन्हीं का आनंद ज़रूर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। बात 2015 की है। मैं ट्रक चलाता हूँ और लोकल ही चक्कर काटता हूँ झारखंड, बिहार वगैरह में। मैं जब भी अपना ट्रक लेकर के आता था तो अपने गांव की तरफ निकल जाता था। अब उस रात भी मैं जब लौट रहा था अपने गांव के साइड में तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। एक तो रात का टाइम, अंधेरी रात, और ऊपर से झमाझम बारिश। मैं कैसे भी करके अपने गांव के मोड़ पर आ चुका था। अब बारिश इतनी हुई थी कि रोड पर तो पानी ही पानी जमा था। अब कहाँ रोड है, कहाँ पर गड्ढा है, कुछ भी मालूम नहीं। हमारे गांव का एक ढाबा था उसी मोड़ पर, और वो ढाबा देर रात तक खुला रहता था। उस ढाबे में बहुत बढ़िया मछली बनती थी और मछली खाने के लिए वहाँ पर ट्रक ड्राइवर रुका करते थे। अब मैं देख लिया कि बारिश तो रुक नहीं रही है, तो इस ढाबा पर ही मैं अपना गाड़ी रोकूं और बारिश रुकने का इंतज़ार करूं। लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा था कि आज बारिश रुकने वाली है। इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश पड़ रही थी कि उम्मीद बिल्कुल छूट चुका था। मैं अब उस ढाबा पर अपना ट्रक जा कर के लगा दिया। वो तो हमारे गांव का ढाबा था और उसमें जो अंकल थे वो तो हमें अच्छी तरह से जानते थे। गांव का मैं बच्चा था। हाँ, उनके 2 बेटे थे अंकल के, जो ढाबा चलाते थे। मैं जब ढाबा में पहुंचा तो अंकल तो दिखाई नहीं दिए। हाँ, उनके दोनों बेटे ज़रूर दिखाई दिए और वो मुझे भी पहचानते थे। मुझे देखकर कहने लगे, अरे भैया, आज तो आप फंस गए। देख रहे हो ना, बारिश तो रुक नहीं रही है भैया। आज आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। इंतज़ार करो सुबह होने का। जब बारिश थमेगी तभी आप गांव जा पाओगे। मैं हंसते हुए कहने लगा कि चलो, इसी बहाने तुम्हारी होटल की मछली हमें खाने को मिलेगी। भूख तो लगी है भाई, अब जल्दी से मुझे भी खाना खिला दो। वो लड़के हंसते हुए खाना मुझे परोसने लगे। मैं करीब खाना ख़त्म करने पर करीब पहुंच चुका था और तभी एक बैलगाड़ी आकर के वहाँ पर रुकी। हालांकि बैलगाड़ी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी रोड पर दिख जाती है। और उस बैलगाड़ी जब आकर के रुकी तो मेरा ध्यान बरबस बैलगाड़ी की तरफ गई। मैंने देखा कि बैलगाड़ी के चलाने वाला कोई दिख नहीं रहा है। बैलगाड़ी कैसे यहाँ तक आकर के रुक गई, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कई बार बैलगाड़ी है वो पशु ही लेकर के चल देते हैं। मालिक पीछे भी आ जाता है। उनको पता होता है कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ चलना है।
अब मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं उन लड़कों से बात करने लगा कि अरे तुम्हारा पिताजी कहाँ पर हैं, क्यों नहीं आज ढाबा में रुके हैं। तो कहने लगे कि भैया पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, वो घर पर हैं। अब हम उनसे बातचीत कर रहे थे और वो बैलगाड़ी काफ़ी देर से रुकी पड़ी थी। अब तक तो जो भी गाड़ीवान था उसको तो हमारे होटल के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो तो नज़र नहीं आ रहा था। आखिर वो गाड़ीवान कहाँ है। अब होटल के अंदर में रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स जलाए हुए थे, अच्छी खासी वहाँ पर रोशनी थी। अब मैं खाना ख़त्म भी कर चुका था, हाथ को साफ भी कर चुका था। अब मैं उन लड़कों से बातचीत में लग चुका था कि कब तक बारिश थमेगी, अब मैं घर जाऊंगा। लेकिन वो लड़के कहने लगे भैया बारिश तो देखो रुक नहीं रही है, और दूसरा चीज़ आप जाओगे कैसे गांव में, देखो कितना पानी लगा हुआ है रोड पर, आपका ट्रक तो जा नहीं पाएगा भैया। मैं समझ गया था कि अब सारी रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। अंधेरी रात थी, भयानक अंधेरी रात, और ऊपर से झमाझम बरसता हुआ पानी। और तभी वो जो बैलगाड़ी मैंने देखी थी, बैलगाड़ी अचानक गायब सी हो गई, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आई। मैंने उन लड़कों से बोला अरे यहाँ जो बैलगाड़ी आकर के रुकी थी वो कहाँ चली गई। एक जो लड़का था वो मेरी तरफ ऐसे आंखें फाड़ करके देखने लगा, कहने लगा भैया कब आके यहाँ बैलगाड़ी रुकी है, हमने तो देखा नहीं। और दूसरा उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मैं उनकी बातें सुनकर के आश्चर्य में रह गया। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी गाड़ी बैलगाड़ी आकर रुकी, मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं खाना खा रहा था, और फिर अचानक वो बैलगाड़ी वो गायब हो गई, और तुम कह रहे हो कि हमने देखा नहीं, ऐसा कैसे संभव है। अभी हम इस पर बहस कर ही रहे थे कि अचानक उनका जो पेट्रोमैक्स जल रहा था वो बुझने लगा, और थोड़ी देर में पूरा अंधेरा वहाँ पर हो चुका था। अब एकमात्र पेट्रोमैक्स था, और पूरा वो उस साइड में अंधेरा हो चुका था। अब बाहर तो ऐसे ही बारिश झमाझम बरस रही थी। हाँ, बिजली कड़कती थी, चमकती थी तो प्रकाश फैल जाता था। मेरे पास में मोबाइल था, मोबाइल में टॉर्च भी था, और उन लड़कों के पास भी था। उन्होंने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया, और मैंने भी ऑन कर लिया। अब तेज हवा वहाँ पर चलने लगी थी, जैसे तूफान आ चुका हो। अब इनकी जो ढाबा था कच्चा झोपड़ी का बना हुआ था, और वो लगा कि उनकी झोपड़ी हवा उठा करके कहीं दूर ले जाएगा। इतनी तेज तेज हवा चलने लगी थी उस जगह पर। अब हम तीनों आदमी परेशान थे कि कहीं झोपड़ी उड़ गई तो हम लोग का हालत खराब हो जाएगी। और हम तीनों आदमी उन झोपड़ियों को पकड़ करके लटके हुए थे ताकि वजन से ये उड़े ना, और हम लोग बारिश में नहीं तो भीग जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा होटल का काम का। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो हवा थम चुकी थी। थमने के बाद में बारिश तो लगातार चल रही थी, झमाझम झमाझम। और तभी मोबाइल की रोशनी में हमने देखा कि जहाँ बैलगाड़ी खड़ी थी और वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत हमें खड़ी दिखाई दी। मैं उस औरत को देखा तो उन लड़कों की तरफ देखने लगा कि शायद उनको भी ये औरत दिख रही होगी। वो औरत हमारे ढाबे के अंदर में आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही थी। मैंने उन लड़कों से बोला कि देखो वो औरत खड़ी है, उससे पूछो, वो बाहर भीग रही है, उसको अंदर बुला लो, क्या चाहिए उसको, एक बार बात तो करो। लेकिन मैं उन लड़कों से जैसे ही बोला वो कहने लगे, अरे भैया लग रहा है आप नशा पानी करके आए हो, कहाँ है औरत, हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। मैं पलट करके फिर देखा, लेकिन
वहाँ तो औरत खड़ी थी और इनको वो औरत क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। मैं बोला भाई तुम लोग पागल हो चुके हो, देखो वो औरत देखो वहाँ सफ़ेद कपड़ों में देखो खड़ी है। लेकिन वो लड़कों को वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। वो फिर मुझे कहने लगे नहीं भाई हमें नज़र नहीं आ रही है, आप लग रहा है कोई नशा पानी जरूर किए हैं, तभी आपको बैलगाड़ी दिखाई पड़ी और फिर ये औरत दिखाई पड़ी। मेरा माथा ठनक गया है कि मैं नशा पानी से बहुत दूर था। मैंने देखने लगा उस औरत की तरफ में, वो मुस्कुरा रही थी और कहा जाए तो हमें मुस्कुरा करके इशारा कर रही थी कि मने इधर आ जाओ। अब इतनी रात को एकांत ये ढाबा पर रात के वक्त एक सफ़ेद कपड़े में महिला और वो भी सुंदर और मुझे मुस्कुरा करके इशारे से बुला रही थी। मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया कि ना जाने कौन है, क्या इसकी ज़रूरत है, एक बार पूछ तो लूँ इससे। ये लड़कों को तो ये औरत नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। मैं उस औरत के पास पहुंचा जहाँ पर औरत खड़ी थी। वहाँ पर ऊपर छप्पर लगा हुआ था, बारिश वहाँ तक नहीं आ रही थी। अब मैं देखा कि उस औरत के जो कपड़े थे बिल्कुल सूखे हुए थे। अगर वो बारिश से आई होती तो ज़रूर कपड़े उसके गिले होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आखिर ये औरत कहाँ से आई और यहाँ पर क्यों आके खड़ी होगी या मुझे क्यों बुला रही थी। अब मैं पहुँच तो गया था वहाँ पर। अब मैं पूछने लगा कि जी बताइए क्या काम है। वो हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी मीठी आवाज़ में कहने लगी कि आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे अपनी ट्रक में। मैं कहा कि इस वक्त नहीं जी नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा। मेरी कोई सवारी गाड़ी थोड़ी है कि मैं आपको लेकर चल दूँ। मेरा भारी ट्रक है, हम माल ढोने के काम करते हैं, इसमें मैं सवारी गाड़ी थोड़ी बना लूँगा, मेरी कोई टैक्सी थोड़ी है। वो फिर बड़े प्यार से बोलने लगे कि देखिए मैं बहुत परेशानी में हूँ, अब मुझे आप प्लीज़ थोड़ा ही आगे है, अब मुझे छोड़ करके वापस आ जाइए, आप जो कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुराते हुए इस अंदाज में बोली कि मैं पिघल गया। मैंने कहा देखिए मैडम, आप बार बार कह रही हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन ज़्यादा दूर तो नहीं है ना। वो कहने लगी नहीं नहीं, बस 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ही है मेरा घर। मैं पूछने लगा कि आप भरी बारिश में कहाँ से आई, लेकिन वो मुस्कुरा दिया। और वो जो होटल में लड़के थे वो मेरी तरफ कभी देख रहे थे और कभी अपने काम में जुटे हुए थे, क्योंकि छप्पर से पानी अब रिसने लगा था, टप 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 गिर रहा था। और वो जगह जगह पर पानी रोकने का व्यवस्था कर रहे थे, कहीं बाल्टी लगा रहे थे, कहीं पतीला को लगा रहे थे ताकि नीचे ज़मीन सूखा रहे। और वो मेरी तरफ देख भी रहे थे। मैं बोला उस औरत से कि 2 मिनट रुकिए, मैं चाबी लेके आता हूँ। थैला मेरा चाबी अंदर ही पड़ा हुआ था जहाँ मैं खाना खा रहा था। मैं वहाँ पहुँचा और उन लड़कों से बोला कि भाई मैं उस औरत को उसके घर तक आगे तक छोड़ के आ रहा हूँ। अब वो दोनों लड़के मेरी तरफ फिर देखने लगे घूर करके और कहने लगे भैया कहाँ है औरत, आप किसके चक्कर में पड़ गए हैं। और एक लड़का कहने लगा भाई भैया भांग वांग खा लिए क्या आप, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मैं उनको डांट दिया, यानी कि बेवकूफ़ी तरह की बात मत करो, मैं नशा पानी नहीं करता हूँ। और मैं अपना चाबी उठाया और चल पड़ा। मैं ट्रक में जा कर के बैठ गया, थोड़ा भीग तो जरूर गया था और साथ में वो महिला भी पहुंच गई थी। वो कंडक्टर साइड के सीट पर बैठ गई। मैंने गौर किया कि बरसात में वो हमारे ट्रक तक तो ज़रूर आई थी,
लेकिन नाम मात्र का भी कपड़ा उसका गीला नहीं हुआ था, जबकि मेरा हो चुका था। ये क्या चक्कर है? लेकिन मैं उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। वो औरत इस अंदाज से मेरे से बात किया था कि लगा कि मैं उसके साथ रहने वाला हूँ और उसके सूरत पर मैं नछावर हो गया हूँ। अब विशेष ध्यान नहीं दिया। अब मैं गाड़ी अपनी स्टार्ट किया और चल पड़ा जिधर वो महिला को जाना था। अब वो जगह भी लगभग आ चुकी थी जहाँ पर मैडम को उतरना था। मैं बोलने लगा कि देखिए, आपका 1 किलोमीटर के एरिया तो आ गया, कहाँ है आपका घर, कहाँ है, कहाँ पर जाना है आपको? वो बोली थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। बड़े मीठी आवाज़ में, बड़े प्रेम से वो मेरे से बात कर रही थी। मैं उसके इशारे पर आगे की तरफ चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद में एक खंडहर था। वो जो खंडहर था मैं अच्छी तरह जानता था। वो खंडहर बहुत पुराना था और उसमें गांव के लोग बताया करते थे कि वहाँ पर रात के टाइम में भूत प्रेत पिशाच वगैरह नज़र आते हैं और डर के मारे उस खंडहर में दिन के टाइम में भी कोई नहीं जाता था। अब तो रात की बात थी। अब वो और कहने लगी कि बस उस खंडहर के पास में आप ट्रक को रोक दीजिए, वही मेरा घर है, वहीं पर। आप वो मेरी आंखों में अजीब नज़र से देखा। मुझे लगा कि मेरा सारा शरीर सुन्न सा हो गया हो, जैसे मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बस उसके इशारे पर मैं चल रहा था। मैं उस खंडहर के पास में जाकर के ट्रक रोका और औरत नीचे उतर गई। हालांकि अभी भी बारिश बंद नहीं था, बारिश लगातार चल रही थी, लेकिन उसके कपड़े तो बिल्कुल सूखे थे। बारिश गिर रही थी और कपड़े से उसका स्लिप हो रहा था। और वो मुझे कहने लगी, आओ ना, आ जाओ मेरे साथ में, आ जाओ, मेरा घर बगल में ही है, आओ 2 मिनट आराम कर लो वहाँ पर चल करके। मैं उसके साथ उस बारिश में चल पड़ा। मुझे बारिश का बिल्कुल भी परवाह नहीं था। हालांकि मैं पूरा गीला हो चुका था, भीग चुका था। और उसके साथ उस खंडहर में वो आधी रात के वक्त में बिना डरे हुए मैं चल दिया। ना जाने उस औरत ने मेरे साथ में क्या जादू किया था। मैं उस खंडहर में पहुंच गया। वहाँ तक तो मुझे याद था। और जैसे ही खंडहर के अंदर पहुंचा, एक पेड़ के पास में, और औरत बोली कि बस यहाँ खड़ा हो जाओ और मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। मेरे आंखों के सामने से वो ओझल हो गई, गायब हो गई। और मैं वहाँ पर पेड़ के पास में खड़ा था। वहाँ भी बारिश लगातार गिर रही थी। पेड़ से धड़ाधड़ पानी नीचे की तरफ बह रहा था, गिर रहा था। अब फिर ना जाने क्या हुआ कि मेरा सर चकराया और मुझे फिर कुछ भी होश नहीं था। अब मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं अब बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो दिन का उजाला हुआ पड़ा था। बारिश बंद हो गई थी। सूरज की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी और हमारे गांव वाले हमें मेरा नाम ले लेकर के पुकार रहे थे। कहाँ हो सुनील? सुनील, सुनील किस जगह पर हो? आवाज़ दो, तुम इसी खंडहर में हो, आवाज़ दो सुनील, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। बहुत सारे गांव के लोग मुझे ढूंढ रहे थे, जिसमें हमारा परिवार भी था। और उनकी आवाज़ सुनकर के ही मेरी जो बेहोशी थी वो टूटी थी। और फिर मैं उस आवाज़ को जवाब दिया कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। अब वो लोग मुझे देख लिए थे और दौड़कर मेरे पास में आए। मुझे मेरे परिवार वाले देखने लगे कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ शरीर का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल सही सलामत था।
अब वहाँ से उन्होंने जल्दी से बोले कि ले चलो इसको। हम अब रोड पर आ चुके थे। उनमें एक हमारे गांव का ड्राइवर भी था जो हमारी ट्रक को चला रहा था। हम सारे लोग ट्रक में बैठ चुके थे, अपने गांव की तरफ आ गए थे। मैं बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन मेरे बड़ा भाई पिता कह रहे थे कि इस पर ज़रूर चुड़ैल का साया आ चुका है, इसको इलाज ज़रूर करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसका जान का खतरा है। अब गांव में तो हम पहुंच गए थे। मैं कह रहा था कि मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जो हो चुका था मैं जितना मुझे याद था सब बता दिया था। और ये जब घटना मैं जो बता रहा हूँ, ये जो हमारे होटल के दोनों लड़के थे ढाबे के, उन्होंने देखा कि सारी रात निकल गई, मैं लौट के नहीं आया। तब उन्होंने सुबह में जब बारिश बंद हो गई तब हमारे गांव वालों को खबर किया था कि सुनील एक औरत के साथ में जो दिखाई नहीं पड़ रही थी उसके साथ में उसको छोड़ने गया है। अब मुझे डर है कि कहीं उस खंडहर में तो नहीं गया है। और तब जाके हमारी खोज हुई थी, लेकिन मैं बिल्कुल सही सलामत था, मुझे किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन गांव वाले और मेरे घर वाले कह रहे थे कि नहीं, इस पर उस चुड़ैल का साया है। अब गांव के गुनी ओझा सब आ चुके थे और झाड़ फूक करने लगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, मेरे ऊपर में कुछ था ही नहीं। अब उस गुनी ओझा जो थे कहने लगे कि देखो, तुम्हें उस रात में कहीं जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अमावस्या की रात थी और उस रात में जो खंडहर वाली चुड़ैल है वो दूर दूर तक इधर से उधर घूमती है शिकार के वजह में। और तुम उसको देख के, एक तो जवान थे, स्वस्थ थे, और वो तुम्हें पसंद कर लिया। आखिर तुम ही बताओ कि वो बैलगाड़ी वहाँ पर तुम बता रहे थे खड़ी थी, तुम्हें दिख रही थी और उन लड़कों को नहीं दिख रही थी। और वो औरत आके उस ढाबे पर खड़ी हुई, तुम्हें दिख रही है लेकिन उन दो लड़कों को नहीं दिख रही है। इसका क्या मतलब होता है? मैं समझ चुका था कि मैं बहुत बड़ा खतरे में फंस चुका था, लेकिन ईश्वर ने मेरी रक्षा किया, मेरी जान बचाया। अब इसके बाद तो मैं उस घटना को भूल नहीं पाया। हाँ, उस खंडहर के जब भी साइड में जाता तो मेरे रूह कांप जाती थी। हालांकि उन जो तांत्रिक थे हमारे गांव के, उन्होंने मुझे एक रक्षा कवच बना के दिया था। वो कहने लगे थे कि हो सकता है कि चुड़ैल तुम पर दोबारा अटैक करे, इसलिए तुम ये गले में डाल कर रखो। और उस रक्षा कवच को मैंने करीब 2 साल तक अपने गले में डाल कर रखा था। इसके बाद तो मैं ट्रक ड्राइवरी का काम छोड़ ही दिया था। मैं शहर में आ चुका था, एक छोटा सा अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। लेकिन इस घटना को जब भी मुझे याद आता है तो दिल दहल जाता था। आखिर वो चुड़ैल मुझे ही क्यों दिख रही थी? वो बैलगाड़ी का राज क्या था? और वो चुड़ैल या वो बैलगाड़ी उन होटल में दोनों लड़कों को क्यों नहीं दिख रही थी? उस चुड़ैल ने उनको क्यों नहीं पसंद किया? वो भी तो जवान थे। मुझे ही क्यों पसंद किया? आखिर उसने मेरे साथ बेहोशी में क्या किया है? ये पहेली तो पहेली बन कर के रह गई थी। अब मैं इसके बारे में अब ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहता था। तो दोस्तों, ये थी सुनील जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।